प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। हमने अब तक पढ़ा बीमा का अर्थ, बीमा की विशेषताएं और बीमा का उद्भव वो कैसे हो पाया। हमें अब जो देखना है वो देखना है बीमा का हमारे लिए क्या महत्व है। आपके जो प्रश्न पत्र होता है उसमें बीमा के महत्व के बारे में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें तो उसमें दिया हुआ है रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में बीमा की भूमिका, बीमा के सामाजिक महत्व भी पूछा जाता है। तो हम आज बीमा का महत्व लेंगे और सबसे पहले लेंगे अर्थव्यवस्था में बीमा की क्या भूमिका है। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको मैं रिमाइंड करा दूं, हमने ये देखा था कि बीमा एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि न केवल बीमित को तो इसलिए अप्रत्याशित रूप से यह लाभकारी लगती है कि बहुत नाम मात्र के प्रीमियम से बहुत बड़ी जोखिम का हस्तांतरण वह बीमाकर्ता को कर देता है। और बीमाकर्ता को ये इसलिए लाभकारी लगती है कि इतनी बड़ी संख्या में बीमितों का एक समान प्रकार की जोखिमों के लिए बीमा करने के बाद वास्तव में वो जोखिम बहुत कम बीमितों के साथ घटित होती है और इसका प्रत्यक्षतः लाभ बीमाकर्ता को संभाव्यता के आधार पर मिलता है। कुछ ही लोगों को दावा निपटारा करना पड़ता है और शेष जो प्रीमियम की बचत होती है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाकर उसका लाभ हो जाती है। तो बीमा और दूसरी चीज़ हमने देखी कि बीमा जैसे व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए आधारभूत चीज़ें जो आवश्यक हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें बीमा मस्ट है। अगर बीमा नहीं हो तो उद्योग तथा वाणिज्य का विकास देश में तीव्र गति से हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीमा एक ऐसी चीज़ है जो विश्वसनीयता के लिए, सुरक्षा के लिए परम आवश्यक है, विशेष तौर से उद्योग तथा वाणिज्य में। तो हम अर्थव्यवस्था में बीमा अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करता है यह देखेंगे। नंबर 1, बीमा के माध्यम से जोखिमों का हस्तांतरण नाम मात्र की प्रीमियम रूपी लागत के बदले, अर्थात बहुत कम प्रीमियम पर बीमाकर्ता को किया जा सकता है। तो यह अनिश्चितताओं के विरुद्ध प्रावधान करने का एक सशक्त माध्यम है और बिजनेस जो है वह अनिश्चितताओं का पुलिंदा है। अगर उनमें से अधिकांश अनिश्चितताओं के विरुद्ध हम प्रावधान कर सकते हैं तो इससे उद्यमिता का विकास होता है और तीव्र गति से उद्योग तथा वाणिज्य का विकास भी होता है। उद्यमिता का विकास, क्योंकि उद्यमिता व्यावसायिक जोखिम वहन करना है जिसमें से कि अधिकांश जोखिम बीमा योग्य होते हैं। ऐसे में उद्यमी इनको बीमाकर्ता को हस्तांतरित करके अपने आत्मविश्वास के साथ उद्यमिता का प्रदर्शन कर सकता है। जब उद्यमिता का विकास होगा तो उद्योग तथा वाणिज्य का विकास होगा, क्योंकि उद्यमियों द्वारा नए नए व्यापार, सेवाएं एवं उद्योग प्रारंभ किए जाएंगे निश्चिंत भाव से, क्योंकि वो अपने अधिकांश जोखिमों का बीमा करा सकते हैं और अनिश्चितताओं को न्यूनतम कर सकते हैं। जब अधिकाधिक उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, सेवाएं ये प्रारंभ होंगी तो स्वयं बीमाकर्ताओं द्वारा इनके प्रवर्तक के रूप में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम भी स्थापित किए जाते हैं और ऐसा कर कर बीमाकर्ता इनके पार्टनर के रूप में, एक स्टेक होल्डर के रूप में भी बीमाकर्ता लाभान्वित हो सकता है। और दूसरी बात ये कि बीमाकर्ता के पास प्रीमियम कोषों के रूप में व्यापक फंड होते हैं जिनका लाभ भी नए उद्योगों की स्थापना में मिलता है। फिर स्वयं बीमाकर्ताओं द्वारा प्रवर्तक के रूप में औद्योगिक, वाणिज्यिक, सेवा उपक्रम भी स्थापित किए जाते हैं। टोटल प्रमोटर बीमाकर्ता ही होते हैं। उससे पूंजी की कभी संकट नहीं आता, प्रोफेशनल ढंग से प्रवर्तन होता है उनका और उनका अस्तित्व प्रायः कर संकट में नहीं आता। जब इतने व्यापक पैमाने पर बीमाकर्ताओं द्वारा उद्योग तथा
व्यापार, सेवाओं, संगठन इत्यादि की स्थापना, प्रवर्तन इत्यादि किया जाता है तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। जब रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो एक और तो इससे बचत दर में वृद्धि होती है। बचत दर में वृद्धि होती है तो पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है, और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और दूसरी ओर जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो उपभोग क्षमता में वृद्धि होती है। उपभोग क्षमता में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि होती है। आप स्वयं देखिए कि अगर हमारे परिवार में मात्र एक जना कमाने वाला है तो और परिवार में 10 जने हैं तो उसकी आय 10 जनों से डिवाइड होगी, और प्रति व्यक्ति आय, हम माइक्रो लेवल पर, व्यष्टि स्तर पर इस उदाहरण को समझ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उस एक की आय 10 जनों से डिवाइड होगी और प्रति व्यक्ति आय बहुत न्यून होगी। ऐसे में ना तो बचत का प्रश्न पैदा होता है और ना ही कोई आपकी उपभोग क्षमता भी बहुत ज़्यादा होगी। और जब उपभोग भी नहीं होगा और बचत भी नहीं होगी तो एक तो बचत नहीं होने के कारण पूंजी निर्माण नहीं होगा और विनियोग नहीं होगा, इस कारण से उद्योग, व्यापार, धंधे, रोजगार इनका विकास नहीं होगा। और दूसरी ओर जब उपभोग नहीं होगा तो मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो उत्पादन का कारण नहीं होगा, बिक्री नहीं होगी, और जब ये नहीं होगी तो नए नए उद्योग धंधे लगाने का आधार उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए बीमा, चूँकि बीमाकर्ता स्वयं प्रवर्तक बनता है, बीमाकर्ता स्वयं ये जो उद्योग तथा वाणिज्य संगठन, सेवा संगठन स्थापित होते हैं, इनके अभिगोपन का कार्य करता है, इनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी निवेश करता है, तो इससे इनका तेजी से स्थापना और विकास होती है। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, उससे एक और तो अपन ने देखा कि बचत दर में वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और दूसरी ओर उपभोग क्षमता में वृद्धि होती है। जब उपभोग क्षमता में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि होगी। जब मांग में वृद्धि होगी तो आप ये मानकर चलिए लाभकारी विनियोजन के अवसर में वृद्धि होगी, क्योंकि जब माल बिकेगा, जब माल आपका अधिक बिकेगा तो हम अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे, और जब अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे और लाभ कमा सकेंगे उत्पादन और विक्रय कर तो जिनके पास पूंजी है वो अधिक विनियोजन करने के लिए तत्पर होंगे। जब अधिक विनियोजन होगा तो बड़े बड़े संगठन स्थापित होंगे, औद्योगिक संगठन, सेवा संगठन, वाणिज्यिक संगठन, व्यापारिक संगठन। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो बड़े पैमाने की मितव्ययताएँ मिलेंगी, क्योंकि आप, फिर मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। आप अगर 10 जनों के भोजन का आयोजन करेंगे तो प्रति व्यक्ति जो लागत आएगी, और 100 जनों के भोजन का आयोजन करेंगे तो प्रति व्यक्ति सेम आइटम्स और सेवाओं के साथ जो लागत आएगी वो कम आएगी, क्योंकि हमेशा इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल अवेल की जाती हैं। तो जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो फिक्स्ड कॉस्ट जो हैं वो बड़े पैमाने के उत्पादन से डिवाइड होंगी, और इससे प्रति व्यक्ति जो उत्पादन लागत है उसमें कमी आती है, बड़े पैमाने की मितव्ययताएँ मिल जाती हैं। लागतों में जब कमी आएगी तो लाभदायकता में वृद्धि होगी। जब लाभदायकता में वृद्धि होगी तो इसका कुछ पोर्शन उत्पादकों द्वारा ग्राहकों को ट्रांसफ़र किया जाएगा मूल्यों में कमी के द्वारा, और अगर कमी नहीं की जाएगी तो कम से कम वृद्धि तो नहीं की जाएगी। इसलिए या तो मूल्यों में स्थायित्व रहता है या उनमें कमी आती है, और जब मूल्यों में स्थायित्व रहता है और कमी आती है तो मुद्रास्फीति पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगा सकते हैं। और जब हम लाभ पर्याप्त कमाएंगे, बिक्री पर्याप्त हो रही है, उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, मूल्य नियंत्रित रख रहे हैं, तो हमारी ख्याति में संगठन के रूप में वृद्धि होती है। फिर बीमा उद्योग, वाणिज्य तथा अर्थव्यवस्था का सतत विकास करने में भी सहायक होता है, क्योंकि बिना बीमा के इनका अस्तित्व, हम अगर यह कहें कि संभव ही नहीं है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विदेशी कार्यालयों यानी बीमा कंपनियों के द्वारा व्यवसाय से हमें विदेशी मुद्रा की आय होती है, और इससे राष्ट्र के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। फिर है संपत्तियों की सुरक्षा। बीमाकर्ता द्वारा अपने दायित्वों को सीमित करने हेतु
इसके लिए व्यापक शिक्षण, प्रशिक्षण, विज्ञापन एवं प्रचार तथा बीमितों द्वारा बीमित संपत्ति की सुरक्षा के लिए बीमा अनुबंध के अंतर्गत आवश्यक सुरक्षात्मक प्रावधान करने की बाध्यता तथा क्षति होने पर उसे न्यूनतम करने की बाध्यता उत्पन्न करने के कारण हमारे जो राष्ट्रीय संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा की भावना को, प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। अगर ये सब नहीं हो, यानी बीमाकर्ता स्वयं संपत्तियों की सुरक्षा कैसे की जाए इसका शिक्षण, प्रशिक्षण, व्यापक प्रचार प्रसार नहीं करे और बीमितों को इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं करे कि अगर वे अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के उपयुक्त प्रावधान नहीं करते हैं तो उनके संपत्तियों का बीमा नहीं किया जाएगा। और यदि बीमित संपत्ति को कोई क्षति हो रही होती है और यह पाया जाता है कि बीमित ने उसके अल्पीकरण का कोई प्रयत्न नहीं किया तो उसे दावा भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनका कुल मिलाकर इम्पैक्ट ये होता है कि राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा की प्रवृत्ति बढ़ती है। व्यक्तियों तथा व्यवसायिक अथवा अन्य उपक्रमों की साख सृजन क्षमता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि बीमाकृत विषय वस्तु की धरोहर पर ऋणदाता सहज ऋण बिना जोखिम दे सकते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा कराया हुआ है और वो निज मकान खरीदने के लिए 80 लाख रुपए का ऋण लेना चाहता है। कोई भी ऋणदाता उसको आसानी से ये बीमा पॉलिसी प्लेज करने पर 80 लाख का ऋण दे देगा। क्यों? कि या तो वह बीमित स्वयं, वह ऋणी और बीमित स्वयं ऋण का भुगतान कर ही देगा, और दुर्भाग्यवश यदि उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो जो उसका 1 करोड़ का बीमा कराया हुआ है, चूँकि बीमा पॉलिसी आपने प्लेज की हुई है ऋणदाता के पक्ष में, उसे बीमा दावे से अपना ऋण और ब्याज का बकाया का भुगतान हो जाएगा। तो बीमा कराने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि साख सृजन क्षमता में वृद्धि होती है। ऐसे ही व्यवसायी भी अपने माल, प्रतिष्ठान, इनका जब बीमा करा लेते हैं तो इन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में लोन आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि बीमाकर्ता को फिर इस बात की चिंता नहीं रहती कि उसका लोन अगर रिपेमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके पास अन्य भी विकल्प रहता है। व्यक्तियों तथा व्यावसायिक अथवा अन्य उपक्रमों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका वाले पदों को धारित करने वाले अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बीमा करवाकर व्यावसायिक उपक्रम अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो आपके बिजनेस के लिए कोर पोजीशन धारित करता है, अगर वह व्यक्ति मान लो असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है कि उसके समकक्ष व्यक्ति को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा, और मान लीजिए कठिन नहीं भी होगा तो इट विल टेक टाइम, और जब इसमें समय लगेगा तो उस दौरान निश्चित रूप से हमारी लाभदायकता विपरीत रूप से प्रभावित होगी। और जब लाभदायकता विपरीत रूप से प्रभावित होगी तो ये आप मानकर चलिए कि बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बड़ी विपरीत परिस्थिति होगी। तो इस कारण से जो लाभ में न्यूनता आती है, हम ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत है बीमा करवाकर हम उस लॉस को सबसाइड कर सकते हैं। फिर बीमाकर्ताओं की साख गारंटी के कारण विदेशी व्यापार आसानी से हो पाता है, क्योंकि आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों एक दूसरे को, दोनों अलग अलग देशों के निवासी होते हैं और एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एक कॉमन बीमा कंपनी जो दोनों देशों में कार्यालय रखती है यदि साख गारंटी का कार्य कर देती है तो आसानी से उनके बीच व्यापार संभव हो पाता है। बीमा शोध एवं अनुसंधान में वृद्धि एवं नवकरणों को भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि निरंतर इस बात की चेष्टा की जाती है कि संपत्तियों, जीवन को किस प्रकार से न्यूनतम जोखिम उत्पन्न हो और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि इस क्षति को न्यूनतम किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। और बीमाकर्ता के पास इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त फंड भी होते हैं, तो वो शोध अनुसंधान में वृद्धि करते हैं और इनोवेशंस करते रहते हैं। आर्थिक नियोजन यानी देश की जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, 5 ईयर प्लान्स, उनके क्रियान्वयन हेतु वित्त पोषण का मुख्य स्रोत बीमा प्रीमियम के रूप में एकत्रित एवं संचित कोष
बहुत बड़ा स्रोत इसका होते हैं। क्योंकि आप ये देखिए LIC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश के विभिन्न योजनाओं के वित्त पोषण में प्रमुख भूमिका अदा करता है, क्योंकि इनके पास अरबों खरबों के संचित कोष रहते हैं, प्रीमियम कोष। और दीर्घकालीन चूँकि जीवन बीमा किया जाता है 25 साल, 20 साल, 15 साल की अवधि का, तो ये लंबे समय तक कोष बीमाकर्ता के पास आते हैं। निरंतर इनके पास आगमन फंड्स का होता है और ये फंड्स बड़ी बड़ी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए काम में आते हैं। उद्योग तथा वाणिज्य के आधारभूत विकास हेतु आवश्यक संरचना जैसे रोड है, रेल है, वायु परिवहन है, संदेशवाहन है, ऊर्जा स्रोत हैं, इन पुल बांध आदि हैं, इनके निर्माण हेतु बीमा वित्त पोषण करता है, क्योंकि इसमें पूंजी बहुत बड़ी मात्रा में लगती है और जेस्टेशन पीरियड यानी जो काम आपने आज किया उस पर आपको प्रतिफल मिलना कब शुरू होगा, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। तो एक अच्छी अवधि के लिए पूंजी ब्लॉक होती है। इतने समय तक पूंजी प्रदान करना यह केवल बीमा जैसे सशक्त संगठनों के पास एकत्रित कोषों से ही संभव है। पूंजी बाजार को सशक्त एवं सक्रिय रखने में योगदान। बीमा उद्योग तथा वाणिज्यिक उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण देता है। बीमा संगठन उद्योग तथा वाणिज्यिक उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमनों का अभिगोपन करते हैं, कंपनियों के अंशों तथा ऋण पत्रों तथा सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमनों में अभिदान करते हैं तथा द्वितीयक बाजार से भी, सेकेंडरी मार्केट से भी अंशों, ऋण पत्रों तथा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करते रहते हैं। तो हमने जो अब तक देखा इससे ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट है कि बीमा अर्थव्यवस्था में बहुमुखी चहुमुखी भूमिका का निर्वहन करता है। अगर बीमा नहीं हो तो दीर्घकालीन प्रोजेक्ट्स, सरकार की इकोनॉमिक प्लानिंग, इनके वित्त पोषण का संकट खड़ा हो सकता है। साथ ही बड़े बड़े व्यावसायिक, औद्योगिक, व्यापारिक उपक्रम जिनको दीर्घकालीन ऋण चाहिए उनके लिए संकट हो सकता है। विदेशी व्यापार में साख गारंटी नहीं होने की स्थिति में संकट उत्पन्न हो सकता है। उद्यमिता का विकास क्षीण हो सकता है। तो बीमा चौतरफा देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करता है, उसे सक्रिय रखता है, उसे उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर करता है। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट हम जो लेंगे वो शुरू करेंगे बीमा के सिद्धांत। थैंक यू वेरी मच।